प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि सेना और पुलिस भी हिंदुओं की मदद नहीं कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के कई इलाकों में मूर्ति और मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं। सेना के आश्वासन के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सेना और पुलिस भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट में शामिल है। हिंदू परिवारों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। एक हिंदू प्रोफेसर को हथौड़ों से बेरहमी से मार दिया गया। हिंदू परिवारों ने बांग्लादेश में अपना सब कुछ खो दिया और अब भी हिंदू संगठन खुलकर बोलने से डर रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 ने सूत्रों से वाले से कहा कि सभी हमले कट्टरपंथियों द्वारा नहीं किए गए थे। यह विरोध अब एक आतंकवादी आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कोई भी नेतृत्व उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है। 2013 से अब तक हिंदुओं पर 4000 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। सऊदी अरब का पैसा और खाड़ी से भारी मात्रा में पैसे लेकर आए कट्टरपंथी बांग्लादेशियों की वापसी से इस्लामी समूहों को बढ़ावा मिल रहा है। सेना और पुलिस द्वारा इन इस्लामवादियों को खुली छूट देना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह इन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमले भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। ढाका में स्थानीय मीडिया हिंदू अल्पसंख्यक समूहों के पदाधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 97 जगहों पर हमले हुए हैं। हिंदू संगठन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया इस्कॉन मंदिर, काली मंदिर पर हमला किया गया और हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। इन हमलों में प्रदर्शनकारियों ने हिंदू पार्षद हरदन राय की हत्या कर दी है। मशहूर संगीतकार राहुल आनंद के घर में तोड़फोड़ की गई, पूरे घर को लूट लिया गया। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कट्टरपंथियों ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को जला दिया है। बांग्लादेश में जनवरी 2013 से अब तक हिंदू संप्रदाय के खिलाफ लगभग 4000 हमले हुए हैं। ये व्यवस्थित हमले हैं। शेख हसीना के जाने के बाद चल रही सांप्रदायिक हिंसा स्वयं स्फूर्त नहीं है, बल्कि जानबूझकर सुनियोजित है। लगातार हो रहे इन हमलों में कई कारकों ने अहम भूमिका निभाई है। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों की निष्क्रियता इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ समय तक इसे जारी रहने देने का फैसला किया। अब इस्लामी समूहों को हिंदुओं पर हमला करने का कारण मिल गया है। वे भारतीय नीतियों को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि अब तक आतंकी घटनाओं पर हसीना का नियंत्रण था, लेकिन अब हमलावरों का एक खुला एजेंडा है जिसे राज्य प्रायोजित करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे निपटने का मौका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब कट्टरपंथी इस्लाम के लिए पैसा लगा रहा है। साथ ही तेल की कीमतों में उछाल के बाद बांग्लादेश के अधिकांश लोग मध्य पूर्व चले गए हैं। वे खाड़ी में अच्छा कर रहे हैं और बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम चाहते हैं। उनमें से कई बुढ़ापे में भारी मात्रा में धन लेकर वापस आए हैं। अब चाहते हैं कि कट्टरपंथियों के माध्यम से धर्म का प्रसार हो। पिछले 15 वर्षों में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, हिज़्ब उत तहरीर और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे कई कट्टरपंथी राजनीतिक दल और समूह उभरे हैं। उन्होंने कहा इन समूहों ने धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों पर हमला किया है, हिंदू समुदाय को आतंकित किया है और ढाका सहित कई जगहों पर आतंकवादी हमले किए हैं। हसीना सरकार उन पर कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। बांग्लादेश में ताज़ा घटनाक्रम। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोमवार को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अराजकता का बोलबाला है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने या यातायात का प्रबंधन करने के अपने कर्तव्य से नदारद है। मंगलवार तक प्रदेश भर में हसीना की आवामी लीग पार्टी के कम से कम 29 समर्थकों के शव बरामद किए गए, जिसने जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद से लगभग 3 सप्ताह में कुल मृतकों की संख्या 469 हो गई है। आइए और तफसीलात से बात करें प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त आवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है तथा भारत से अंतर्राष्ट्रीय रॉय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाँ, यह सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वो करने जा रहे हैं।
हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जॉय ने कहा, बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो हसीना निश्चित तौर पर बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग को भारत के सदाबहार सहयोगी करार देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में बनने वाली अंतिम सरकार से जॉय ने कानून एवं व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया और कहा कि देश अराजकता के गर्त में जा रहा है तथा क्षेत्र में दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब भी लोकतंत्र बहाल होगा, नया चुनाव होगा, तो अंतिम सरकार समान अवसर तैयार करेगी। जॉय ने कहा, आप अवामी लीग को बाहर नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश में कभी प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं रख सकते। उनके मोहम्मद यूनुस व्यक्तिगत विचार जो भी, उन्होंने कहा कि वह एकता सरकार चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते। मुझे आशा है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज बृहस्पतिवार को बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। उन्हें सोमवार को बांग्लादेश के सैन्य विमान से दिल्ली के पास स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन के लिए उड़ान भरी। जॉय ने कहा कि लोकतंत्र बहाल हो जाने पर अवामी लीग या बीएनपी सत्ता में आएगी और मुजीब परिवार और शेख हसीना साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा, वो पिछले 2 दिन से हमारी पार्टी के सभी नेताओं के संपर्क में है। मेरी माँ जल्दी सेवानिवृत्त होने वाली थी, इसलिए हमने सोचा कि अब वह चली गई तो वे दंगाइयाँ हमारी पार्टी के लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने हमले शुरू कर दिए। जॉय ने इस सवाल पर सीधे टिप्पणी नहीं की कि क्या वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई मामलों के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत उनकी बहन साइमा वाजिद राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता से बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा उसे करेंगे। हसीना के पूर्व सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सलाहकार जॉय ने कहा कि मैं इस प्रश्न का कोई पक्का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं बांग्लादेश को बचाने और अवामी लीग की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करूँगा। मुझे परिवार उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान को दोषी करार देते हुए जॉय ने कहा कि ऐसे परिस्थिति साक्ष्य हैं जो विदेशी हस्तक्षेप और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की कथित संलिप्तता का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है, मुझे पाकिस्तान की आईएसआई की संलिप्तता का संदेह है। हमले और विरोध प्रदर्शन बहुत समन्वित और योजनाबद्ध थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति को भड़काने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, लेकिन प्रदर्शन से जुड़े लोग इसे और ख़राब करने की कोशिश करते रहे। जॉय ने यह भी उल्लेख किया कि दंगाइयों ने पुलिस पर बंदूकों से हमला किया, जो केवल आतंकवादी संगठनों और विदेशी शक्तियों द्वारा प्रदान की गई होंगी। CIA जैसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की संलिप्तता से जुड़े सवाल पर जॉय ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका हाथ हो। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि स्थिति को भड़काने में चीन की कोई संलिप्तता हो सकती है। हसीना द्वारा ब्रिटेन या किसी अन्य देश में शरण मांगे जाने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज करते हुए जॉय ने कहा कि उनका अमेरिकी वीज़ा रद्द किए जाने की खबरें भी झूठी हैं। जॉय ने कहा कि इस तरह की शरण की मांग कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। देर सवेरे बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद है। यह बांग्लादेश नेशनल पार्टी तथा आवामी लीग के बीच होगी तथा शेख हसीना वापस जाएंगी। ये संकेत देते हुए बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में किसी अज्ञात स्थान पर रहेंगी। जॉय ने कहा इस समय वो बांग्लादेश वापस जाना चाहती है, ये यदि के बजाय कब का प्रश्न है। अपने बचपन का अधिकांश समय भारत में पढ़ाई करते हुए बिताने वाले जॉय ने भारत सरकार से क्षेत्र में स्थिरता के लिए बांग्लादेश में लोकतंत्र की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि भारत अपने पूर्वी क्षेत्र में स्थिरता चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालना होगा और लोकतंत्र की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व करना होगा। बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान से संबंधित सवाल पर जॉय ने कहा, भारत विरोधी ताकतें पहले से ही बहुत सक्रिय है। आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के बाद ISI अब भारत विरोधी ताकतों को जितना चाहे उतने हथियारों की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। जॉय ने कहा कि इससे पहले कि भारत विरोधी ताकतें और मजबूत हों, भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इन दावों का खंडन करते हुए हसीना अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। जॉय ने कहा कि उनके परिवार ने रक्तपात रोकने की प्राथमिकता दी है। जॉय ने कहा कि वो देश छोड़ने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम अंत तक उनकी सुरक्षा के लिए तैयार थी, लेकिन इससे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती जो प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। हमने बांग्लादेश की खातिर मना लिया, हम उन्हें मरने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा हमारी सरकार कमज़ोर नहीं थी, लेकिन मेरी माँ छात्रों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। उनके देश छोड़ने के बाद भी खून खराबा नहीं रुका। लोग अब शेख हसीना के साथ और उनके बिना भी अंतर समझेंगे। आइए हम पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करें। भारत हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत के पदक तालिका में 4 मेडल हो गए हैं। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है। भारत हॉकी टीम की जीत के बाद अब भारत में जश्न का माहौल है। भारत के गोलकीपर श्रीजेश की हर तरफ तारीफ हो रही है। केरल के एर्नाकुलम में गोलकीपर PR श्रीजेश के परिजनों ने मिठाई बांटकर पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। श्रीजेश की बेटी अनुश्री ने कहा कि बहुत अच्छी खबर है, भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। फाइनल में जब वे हार गए तो मेरा दिल टूट गया था।
सबसे बड़ी खबर यह थी कि हम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जीत गए। सीजेस की पत्नी अनीशा ने कहा कि उन्हें मुझसे कहा था कि ये आखिरी मैच है जिसे उन्हें जीतना है और वह कांस्य पदक लेकर लौटेंगे। मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। मैच देखते समय हम बहुत तनाव में थे। एक भावनात्मक क्षण है, कभी कभी हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। हरियाणा के पानीपत में भी नीरज चोपड़ा और उनके पड़ोसियों ने भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न मनाया। वाराणसी में हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय का परिवार भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने हुए जश्न में डूब गया। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने कहा कि मैच रोमांचक था। स्पेन को अंत तक कई पेनल्टी कॉर्नर मिले। जर्मनी की तुलना में स्पेन टाइम मार्किंग नहीं करता। प्रीत सिंह ने 2 गोल किए जिससे हमारी जीत हुई। आपको बता दें कि टोक्यो की कहानी को पेरिस ओलंपिक में दोहराते हुए भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से स्पेन को 2-1 से हराकर देश के लिए और अपने सुनहरे करियर पर विराम लगाने वाले पीआर सीजेस के लिए कांस्य पदक जीता। जीत के बाद सीजेस को कंधे में बिठाकर मैदान का चक्कर लगाने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे करोड़ों भारतीयों की भी आंखें नम हो गई। ओलंपिक पदक के साथ विदा लेने वाले सीजेस जीत के बाद गोल पोस्ट के ऊपर जाकर बैठे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार का गम भुलाकर 1.5 दिन बाद भारतीय टीम फिर यूएस टू मनोर स्टेडियम पर उतरी तो हर खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य था कि खाली हाथ नहीं लौटना है। एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोल करके न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि पेरिस ओलंपिक में कल पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य करार दिए जाने से देश भर में छाई मायूसी को दूर करने का प्रयास भी किया। इस जीत के साथ ही भारत के लिए 336 मैच खेलने वाले महान गोलकीपर सीजेस ने भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। भारतीय टीम के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 30वें मिनट जबकि स्पेन के लिए मार्क मिरालेस 18वें मिनट ने गोल दागे। 8 बार की चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह 13वां ओलंपिक पदक है और 50 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। इससे पहले 1968 में मैक्सिको और 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारत ने कांस्य जीता था। सेमीफाइनल में नीदरलैंड से 4 गोल से एक तरफा पराजय का सामना करने वाली स्पेनिश टीम ने आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर में भारत को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं बनने दिया। भारत के पास 6ठे मिनट में खाता खोलने का मौका था जब हार्दिक सिंह ने सर्कल पर से टी के भीतर सुखजीत सिंह को पास दिया लेकिन वो सही से निशाना नहीं साध सके। स्पेन के लिए 10वें मिनट में मोस मारिया बास्टेरा के शॉट का हरमनप्रीत सिंह ने बचाव किया। पहले क्वार्टर तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में स्पेन का 18वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर मिरालेस ने आसानी से गोल कर दिया। स्पेन को 2 मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन रोहिदास ने जबरदस्त बचाव किया। रोहिदास ने खासतौर पर डिफेंस में बेहतरीन प्रदर्शन किया जिनकी कमी जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके प्रतिबंधित होने के कारण खिली थी। स्पेन की टीम 25वें मिनट में एक गोल करके करीब पहुंची जब गिराई क्लापेस ने सुमित से गेंद छीनी और सीजेस के ठीक सामने उन्हें चकमा देकर गोल के भीतर डालने की कोशिश की और भारतीय टीम भाग्यशाली रही कि उनका निशाना ठीक नहीं लगा। स्पेन को 2 मिनट बाद मिला पेनल्टी कॉर्नर भी बचा लिया गया। भारत को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर 28वें मिनट में मिला लेकिन रोहिदास गोल नहीं कर सके। हाफ टाइम से कुछ सेकंड पहले मिले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके हरमनप्रीत ने भारत को बराबरी दिलाई। ब्रेक के बाद भारतीय टीम आक्रामक तेवरों के साथ उतरी और तीसरे ही मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करके हरमनप्रीत ने 2-1 से बढ़त बना दी। हरमनप्रीत का यह टूर्नामेंट में 11वां गोल था। 2 मिनट बाद जवाबी हमले में स्पेन को मिले पीसी पर मिरालेस गोल नहीं कर सके। वहीं भारत को 37वें और स्पेन को 40वें मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया। आखिरी 15 मिनट में सुखजीत ने फिर एक मौका गंवाया जबकि स्पेन को 59वें मिनट में 2 और फिर आखिरी मिनट में मिले 2 और पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।